कैसे एक गरीब लड़के ने जीत लिया रातों रात 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम। उसने अपने से ज्यादा शक्तिशाली योद्धा को धूल चटा दी। खुली रह गई सबकी आंखें जब सामने आया वो ग्रंथ जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था। क्या वो ग्रंथ जिसे कोई 5000 सालों से नहीं खोल पाया, एक मामूली से लड़के के हाथ लगते ही खुल गया। सुनिए दिलों को झकझोर देने वाली ये कहानी ब्रह्म योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। आज जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे दी जाएंगी 100 स्वर्ण मुद्राएं और उसी के साथ होगी मेरी शादी, और साथ ही मेरे साथ उस जादुई गुफा में जाकर प्रशिक्षण करने का मौका। ऐश्वर्या की ये घोषणा सुनते ही भीड़ में खड़े सभी युवाओं के चेहरे चमक उठे। आखिर राजकुमारी इतनी रूपवती थी कि साम्राज्य का हर युवक उसका पति बनने के सपने देखा करता था, और अब तो राजकुमारी के साथ जादुई गुफा में जाने का अवसर कोई भी खोना नहीं चाहता था। दरअसल इंद्रपुरी साम्राज्य एक अनोखा साम्राज्य था जहां हर इंसान के पास कोई न कोई अद्भुत शक्ति होती थी, और उन शक्तियों का स्रोत थी वो जादुई गुफा जिसमें छिपा था शक्ति का अथाह भंडार। लेकिन यहाँ प्रवेश की अनुमति केवल राजघराने के लोगों को थी, और उसी को मिलती थी जो ये मुकाबला जीत पाता। राजकुमारी की इस घोषणा से आज यहाँ हलचल मच गई। अरे आज का तो दिन बन गया भाई, आज का मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। इतना सारा धन, राजकुमारी के साथ विवाह और जादुई गुफा में मिलने वाली शक्तियाँ, ये अवसर तो कोई पागल ही छोड़ेगा। बारी बारी से योद्धा मैदान में उतरते गए, पर हर कोई एक एक कर हारता चला गया। कोई भी उस युद्ध में टिक ही नहीं पाया। तभी फटे पुराने कपड़े पहने, गले में एक लॉकेट और हाथ में भाला लिए एक दुबला पतला युवक मैदान में उतरा। उसे देखते ही सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। अरे देखो तो कौन आ गया मुकाबले में। क्यों रे विद्युत, राजकुमारी की घोषणा से तेरा भी दिल ललचा गया क्या? अरे भाई, विद्युत जैसे कमजोर के लिए ये मुकाबला नहीं है। जैसे आया है वैसे ही वापस लौट जा। दरअसल जहाँ पूरा साम्राज्य अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था, वहीं एकमात्र युवक था विद्युत। जन्म से ही वो शक्तिहीन था, एक लाचार युवक। उसके माता पिता जन्म के कुछ ही समय बाद रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। कहा जाता था कि विद्युत के पिता एक महान योद्धा थे, पर उनके अचानक गायब हो जाने से उन्हें भगोड़ा तक कह दिया गया। और इधर विद्युत के हिस्से आई केवल कमजोरी, उपेक्षा और लोगों के ताने, जो उसके दिल को हर रोज घायल करते थे। तभी विद्युत ने अपना हाथ गले के लॉकेट पर रखा और फुसफुसाया, माँ, बाबा, मुझे शक्ति दीजिए। किसी भी तरह ये मुकाबला मुझे जीतना ही होगा, ताकि मैं कुछ पैसे घर ले जा सकूं। जैसे ही उसने ये कहा, मैदान का माहौल अचानक बदल गया। हवा तेज चलने लगी, बादल गरज उठे। पहले तो विद्युत हारता हारता सा लग रहा था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। विद्युत ने मुकाबला जीत लिया। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं, और जीतते ही विद्युत बेहोश होकर गिर पड़ा। राजकुमारी ऐश्वर्या तुरंत उसके पास पहुंची, उसे सहारा दिया और बोली, जो यहाँ कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। अब तुमसे ही होगी मेरी शादी, और तुम ही मेरे साथ चलोगे उस जादुई गुफा में। लेकिन राजकुमारी की ये बात सुनकर विद्युत ने जो उत्तर दिया, उसने सबको हैरान कर दिया। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। बस मेरा इनाम चाहिए मुझे, वो पैसे। ये सुनकर वो इनाम लेकर जाने ही लगा, तभी भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। यहाँ कोई ऐसा भी है जिस पर राजकुमारी के आदेश का कोई असर ही नहीं होता। लोगों की हंसी ने राजकुमारी के क्रोध को भड़का दिया। वो तमतमाई हुई आगे बढ़ी और विद्युत के हाथ से पैसे छीनते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है तुम में ये छोटा सा मुकाबला जीतकर। मैं तुम्हारी ये अकड़ निकाल दूंगी। आज से ठीक 2 दिन बाद होगा तुम्हारा मेरा सामना। अगर तुम मुझे हरा सके तभी ये पैसे ले जा सकोगे। विद्युत गिड़गिड़ाया, नहीं राजकुमारी, आपने कहा था जो जीतेगा वही इनाम का हकदार होगा। मुझे ये पैसे चाहिए। लेकिन राजकुमारी के आगे उसकी एक न चली। बेबस मायूस चेहरा लिए वो लौटने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, विद्युत, राजघराने वाले तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को जब चाहे मसल सकते हैं। तूने राजकुमारी की बात ना मानकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ना पैसे मिले ना ही सम्मान, और 2 दिन बाद मुकाबले में राजकुमारी तेरा क्या हाल करेंगी, ये तो भगवान ही जाने। विद्युत आंसुओं में डूबा जंगल की ओर चला जाता है। ठीक उसी समय किसी को पता भी न चला कि जहाँ एक ओर सब लोग अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे थे, उसी समय उनके साम्राज्य पर एक भयानक खतरा
दस्तक दे रहा था। उधर राजघराने के रक्षक महान ऋत्विक ने अचानक देखा आसमान से गिरता हुआ एक आग का गोला नीचे इंद्रपुरी की तरफ आ रहा था। ये क्या है? ये इतनी तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है। जब ऋतिक वेदा ने ध्यान से देखा तो दरअसल वो एक महान योद्धा था जो किसी प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था। उसके शरीर से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। जैसे ही ऋतिक वेदा उसके पास पहुँचे, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। थामा, आप यहाँ इस हालत में? ऊपर सब ठीक तो है ना? थामा भी एक महान रक्षक थे जो सालों से इंद्रपुरी साम्राज्य की रक्षा करते थे ताकि कोई भी बाहरी काली शक्ति साम्राज्य में न आ सके। ऋतिक वेदा के ऐसा पूछने पर थामा ने जो जवाब दिया, उसने ऋतिक वेदा के पैरों तले जमीन खिसका दी। साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। वो अग्नि शक्ति ग्रंथ के पीछे काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पड़ गई है। इंद्रपुरी के लिए सबसे बड़ा खतरा था काली नगरी की रानी दुदुसी, जो इस शक्ति पर कब्जा करने चली आई थी। उसकी काली शक्तियां इतनी प्रचंड थी कि सिल्वर थामा उसके सामने टिक ही नहीं पाया और सीधे आसमान से घायल होकर धरती पर गिर गए। तो क्या दुदुसी वो अग्नि शक्ति ग्रंथ ले गई? नहीं ऋत्विक, मैंने उस अग्नि शक्ति ग्रंथ को कहीं जंगलों में फेंक दिया है। फिर तो हमें उस ग्रंथ को ढूंढना होगा। अगर वो दुदुसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। उस ग्रंथ को कोई आम इंसान देख या छू भी नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करेगा भी तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। थामा के ऐसा बोलते ही ऋतिक वेदा को थोड़ी राहत मिली और वे थामा के उपचार में लग गए। पर वे दोनों नहीं जानते थे जिस राज्य की रक्षा उन्हें खाए जा रही थी, उसके लिए नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। जिस ग्रंथ को थामा ने सबसे छुपाकर जंगलों में फेंका था, उसने तो अपना वारिस चुन लिया था। सबके द्वारा हारा हुआ विद्युत जब सबसे गहरे जंगल में पहुंचा, पर तभी जंगल की घनी झाड़ियों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। विद्युत उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पत्तों को हटाया, उसके सामने पड़ा था अग्नि शक्ति ग्रंथ, वही ग्रंथ जिसे आचार्य थामा ने साम्राज्य के जंगलों में फेंक दिया था। ये क्या है? विद्युत को नहीं पता था कि उसके सामने रखा ये ग्रंथ पूरे साम्राज्य की किस्मत बदलने वाला था। उसने जैसे ही जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ, अगले ही पल ग्रंथ से अग्नि की लपटें उठी और सीधा विद्युत के शरीर में समा गई। उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। कभी ऐसा लगा जैसे उसका लहू जल रहा हो, तो कभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। विद्युत के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से लाल अग्नि ज्योति झलकने लगी। ये क्या हो रहा विद्युत है? को नहीं पता था कि अनजाने में ही वो उस शक्ति का धारक बन चुका था जिसके लिए काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पागल थी। इधर जैसे ही उस ग्रंथ को विद्युत ने खोला, आचार्य थामा को उसका आभास हो गया और उन्होंने चौंकते हुए कहा, ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों से कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? और जैसे ही विद्युत ने उस ग्रंथ को छुआ, उसी क्षण दूर कहीं बैठी एक अंधेरी शक्ति को आभास हो गया कि वर्षों से बंद पड़ा वो रहस्य अब किसी के हाथों खुल चुका है। आखिरकार वो पला ही गया। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया। अब तो मेरे लिए उससे पाना आसान होगा। सावधान हो जाओ इंद्रपुरी के लोगों, मैं आ रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, कैसे वो ग्रंथ जो सदियों से किसी के हाथ नहीं खुला, अचानक विद्युत से खुल गया? आखिर कौन है ये विद्युत और क्यों हर बार शक्ति के मिलते ही वो बेहोश हो जाता है? 2 दिन बाद होने वाले मुकाबले में वो कैसे लड़ेगा राजकुमारी ऐश्वर्या से, जो उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन थी वो अदृश्य शक्ति जो अब इंद्रपुरी के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए रोमांच, तिलिस्म और भावनाओं से भरी विद्युत की होश उड़ा देने वाली कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर, वो भी बिल्कुल फ्री में।